नमस्कार। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे चिली की, जहाँ पे 1960 का बड़ा भूकंप था और उसके साथ-साथ बड़ी सुनामी। अब तक की जो मतलब अब तक नापा गया है जो धरती पे ये यहाँ का सबसे बड़ा भूकंप है, वो था 9.5 का। तो 9.5 का जो भूकंप था, ये सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड अर्थक्वेक ऑन दिस प्लैनेट एक्चुअली। तो अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे लैंड लेवल चेंज की वजह से क्या हुआ, जहाँ पे पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी वो अभी पानी के अंदर रहता है। उस वजह से ये पूरा आसपास का जो भी जंगल था वो मर रहा है धीरे धीरे, उसका जो हम लोग कहते हैं डेड फॉरेस्ट। तो ये एविडेंस है आपके डेड फॉरेस्ट के वहाँ के। तो ये क्लियर इंडिकेशन करते हैं कि एरिया जो है वो सबसाइड किया, नीचे गया एरिया करके। सी लेवल तो वही रहा। मतलब अगर हम लोग ये लेके चलें कि आपका सी लेवल ये है, आपका यहाँ पे है और ये लैंड यहाँ था, और लेकिन ये जब सबसाइड हुआ तो सी लेवल उसके ऊपर आना शुरू हो गया। मतलब सी जो है वो एनक्रोच करना शुरू हो गया। इनंडेशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो इनंडेट करना शुरू किया एरिया को। तो ये एविडेंस उसका है चिली में, और इसी तरह का एविडेंस जो है हम लोगों को अंडमान में भी मिले हैं करके। तो ये हालत थी जब हमने यहाँ पे सर्वे किया था। ये अम, 2005 में हम लोगों ने यहाँ सर्वे किया था, अंडमान के सर्वे के बाद का है ये। अब जो है यहाँ पे यही फोटोग्राफ एक और मैं दिखा रहा था जो कि हाई ग्राउंड था। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हाई ग्राउंड है आपका करके, और ये नीचे पूरा एरिया जो था आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये पूरा एरिया जो था ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी। और ये पुराना एक फोटोग्राफ में बता रहा था जो बिफोर एंड आफ्टर 1960 अर्थक्वेक, तो उसमें ये था। तो ये एरिया अभी इनंडेट होता रहता है, पानी यहाँ पे आता रहता है, बिकॉज ये एरिया जो हम लोग कहते हैं कि लैंड लेवल चेंज हुआ एक तो, और ये लैंड लेवल चेंज हुआ का कारण क्या था आपका आपका सबडक्शन जोन अर्थक्वेक। और ये सबडक्शन किसके और किसके बीच में हो रहा है ये बात भी हम लोग ने कर ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपकी नस्का प्लेट है, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये वाली आपका नस्का प्लेट है। तो ये नस्का प्लेट जो है वो आपकी इसके अंदर सबडक्ट कर रही है, और यहाँ पे हमको इवन वॉल्केनोज भी मिलते हैं जो मैंने बात पहले की है आपकी। तो ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये मूवमेंट यहाँ पे जो हुआ, स्लिप हुआ, उसकी वजह से आपका ये एरिया जो है वो सबसाइड किया, जिसको हम लोग कहते हैं सबसाइड भी कह सकते हैं। यहाँ तो आप कह रहे हैं एरिया एक्सपीरियंस सबसीडेंस। ठीक है, तो या तो ये अपलिफ्ट होगा कुछ जगह पे, या तो कोस्टल जो एरियाज हैं वो सबसाइड करेंगे। और ये हो रहा है आपका बिकॉज ऑफ मेजर, और आप कह सकते हैं कि मेगा सबडक्शन जोन अर्थक्वेक्स में। तो मेगा सबडक्शन जोन अर्थक्वेक जो क्लासिफाई किए हैं अभी तक के, वो हैं आपके ग्रेटर देन 9, ओके, एंड इक्वल टू 9.5 तक। ये अभी तक का इसको कहा है कि दिस आर ऑल कैटेगराइज्ड एज मेगा सबडक्शन जोन अर्थक्वेक्स। बड़ा भूकंप होता है और काफी एरियाज को ये मॉडिफाई करता है पूरा करके। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या हम लोगों ने काम किया था। हालांकि ये पेपर जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल में उसमें छपा है, वो नेचर है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं, इसका पेपर पर्चा जो है, रिसर्च आर्टिकल जो है वहाँ छपा है। तो अभी होता यह है कि जब आपका इस तरह के एरिया सबसाइड किए, तो पूरा जो उस रीजन में इट ब्रिंग्स एनवायरमेंटल
चेंज। तो हम लोग जो नॉर्मल एनवायरनमेंट चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे ये उस एरिया का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज करता है। मतलब जिस एरिया में आपका टाइडल वाटर इनंडेट नहीं करता था एरियाज को, और जो फील्ड एरियाज थी जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी, उसको अब इनंडेट करना शुरू किया है। तो पूरा एरिया का जो एनवायरमेंट कंडीशन था, एनवायरमेंटल कंडीशन, अब पूरा खत्म हो गया करके। जो पेड़ों को सलाइन वाटर की आदत नहीं थी, वो अब सलाइन वाटर में बैठे हैं, ओशन वाटर में बैठे हैं, तो इसलिए जब वो पूरे मर गए, खत्म हो गए करके। तो ये एविडेंस वहाँ का है करके। आप इरोजन भी देख सकते हैं। तो ये क्योंकि आप ये वेव एक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो जो एरिया जो सबसाइड किया, सो द एरिया दैट सबसाइडेड is subjected to erosion, और हम लोग इसको कहते हैं कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल इरोजन में ये पूरा आपका इरोडर है, और ये इसका एविडेंस है। जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये इसका एविडेंस है कि ये कोस्टल इरोजन हो रहा है वहां पे। लेकिन पहले ये ऊपर था, मतलब हाइट पे था एरिया। तो बेस्ट वे क्या है जो कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं, जिस तरह की सुनामीज को, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है हज़ार्ड के लिए। हज़ार्ड एस्टिमेशन बेसिकली अगर करना है, और वो भी एक होता है आपका साइस्मिक हज़ार्ड असेसमेंट, तो ये इसको हम लोग SHA भी कहते हैं। दूसरा है आपका, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ साथ एक हज़ार्ड है, वो आपका सुनामी है। तो सुनामी हज़ार्ड असेसमेंट हुआ आपका। तो ये जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग ये देखें कि यहाँ पे पहले कितनी सुनामी आई है। 1960 का तो पूरा एविडेंस है, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, लोग बसे हुए थे वहाँ पे। लेकिन क्या इस तरह की सुनामी पहले आई थी इस एरिया में कि नहीं आई थी? और अगर आई थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इन द सेंस उसका रिकरेंस क्या है? कितनी बार है, कि उसमें टाइम गैप क्या है? क्या अंतराल है उसके बीच का टाइम के हिसाब से? तो ये चीज़ें देखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका जो है, हम लोग कहते हैं टू स्टडी। तो हम लोग ये कहेंगे टू आइडेंटिफाई एंशियंट, एंशियंट को हम लोग ये भी कहते हैं पैलियो सुनामी सिग्नेचर्स। तो ये कहाँ मिलेगा पुराने सुनामी का सिग्नेचर्स करके? ये मिलेगा हमको वी यूज कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी। कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी हम लोग यूज करते हैं। तो कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी क्या है? जो सेक्शंस हैं हमारे सेडिमेंट्स के, जो सेक्शन है, सक्सेशन है। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ये सेडिमेंट सक्सेशन। तो जो भी पास्ट में हुआ है, वो प्रिजर्व्ड है स्ट्रेटिग्राफी में। तो इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं, कि हम लोग कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी यूज करके उसमें पता लगाते हैं कि क्या पहले कितनी सुनामी, कोई सुनामी आई थी, और कितनी आई थी करके। तो ये मैं आपको बताता हूँ इसमें, और इसी तरह की स्टडीज हमने अंडमान में भी की हैं करके। तो ये 2-3 चीजें जो हैं वो हम लोग ध्यान में रखें, कि बेसिकली जो सबडक्शन जोन अर्थक्वेक्स हैं, उसमें आपका एक प्राइमरी जो हज़ार्ड है वो अर्थक्वेक से होगा, और दूसरा जो हज़ार्ड है वो सुनामी से होगा। तो ये 2 हज़ार्ड्स इसमें तय हैं होना करके। तो इसलिए
अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट के साथ-साथ आपको सही सुनामी हैजार्ड असेसमेंट भी आपको करना है, कि कितनी बड़ी वेव्स जनरेट हुई थी, कहाँ तक गई थी, कब कहाँ तक इनंडेट हुई थी, क्या है पूरा करके। और इसके लिए हम लोग जो है कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग करके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमने जो यहाँ पे जो वहाँ का जो जेसीबी है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इसको डिगिंग मशीन को जो है वो जेसीबी के नाम से जानते हैं। तो ये वहाँ का जेसीबी है चिली का। तो ये हमने खुदाई की, फिर उसके बाद हम लोग जो है ये दुनिया के कुछ टॉप मोस्ट इसमें जियोलॉजिस्ट हैं, और ये जो हैं शख्स ये हैं ब्रायन अटवाटर करके हैं, ये यूएस से हैं, और ये मार्को सिस्टर्नस करके थे, ये आपके थे चिली से ही हैं, ठीक है। ये हम हैं यहाँ पे, और ये दो जो हैं यहाँ पे, एक ये और ये हैं, ये इंडोनेशिया से थे, ये इंडिया से थे करके। तो ये पूरी टीम थी हम लोगों की, जो कि इसमें यहाँ पे हमने करीब 2 महीना काम किया इस एरिया में। तो होता ये है कि ये सिंपल एक तरीके से समझाया गया कि जब आपका भूकंप आया, भूकंप आने से पहले क्या स्थिति थी उस एरिया की, कोस्टल एरियाज की, और उसके बाद क्या हुई उसमें, और ये कैसे प्रिजर्व होगा। तो ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है, जिसमें आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो है आपका 2 फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, और ये भी बताया गया है कि 1960 की जो सरफेस थी वो कौन सी थी आपकी यहाँ पे, और उसके बाद ये जो बालू बैठा है यहाँ पे आके वो सुनामी सैंड है पूरा आपका। तो ये बिफोर इसकी ये स्थिति थी, जो टाइडल फ्लैट्स थे, या तो हम लोग कह रहे हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉइल था। आप अगर ये देखें इसकी सॉइल की जो क्वालिटी है या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्लियरली सजेस्ट करती है कि ह्यूमस सॉइल है, ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, बहुत ही बेहतरीन सॉइल है यहाँ पे। और ये वाली जो सॉइल है, ये पार्ट जो है इसका, ये भी प्रेजेंट डे सॉइल है आपकी, टॉप वाला। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला आपका 1960 की सुनामी का डिपॉजिट्स है, बालू है पूरा। और ये 1960 की सॉइल है, तब ये सरफेस था वहां पे। तो ये दिखाया गया है कि आपका जो है ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या हुआ, एरिया सबसाइड किया। तो पहले जो हाई टाइड थी वो हाई टाइड अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि सी लेवल तो चेंज हुआ नहीं है हमारा। सी लेवल जो चेंज होता है वो क्लाइमेटिक होता है, तो क्लाइमेट तो कोई चेंज हुआ नहीं है ऐसा तगड़ा। तो आपके पास जो हाई सी लेवल हाई टाइड थी वो पहले यहाँ तक आती थी आपकी, फिर एरिया डाउन गया आपका, जो ये एरो से दिखाया गया कि एरिया आपका सबसाइड किया। तो सबसिडेंस हुआ जब, तो अब जो हाई टाइड है वो यहाँ आने लगी, मतलब आपकी ये कहीं पे ये सॉइल जो है वो यहाँ तक का आपका हाई टाइड आने लगा। ये तो हाई टाइड का तो वो तो सेम रहा लेवल, लेकिन जो लैंड का लेवल था वो नीचे चला गया। और जब नीचे जाने के बाद क्या हुआ है, सुनामी आई आपकी। तो ये काम जो है ये अर्थक्वेक ने किया आपका, उसके बाद सुनामी जनरेट हुई आपकी। तो ज्यादा समय नहीं, तो तुरंत उसी के साथ ही साथ चलती है ये करके। तो सुनामी ने ये सैंड डिपॉजिट किया आपका, जो कि आप ये देख रहे हो करके, ये जो सैंड डिपॉजिट है वो सुनामी सैंड है आपकी। अब सुनामी खत्म हो गई, समय जाता रहा, एरिया सेटल हो रहा करके, तो वो उसके ऊपर जो है सॉइल बनना शुरू होगी फिर, क्योंकि स्टेबलाइज हो गया एरिया, तो सॉइल बनना शुरू होगी। तो सुनामी सैंड जो आया था वो प्रिजर्व हो गया। अब इसमें एक और चीज जो है वो आप देख रहे होंगे कि एक डिप्रेशन से यहाँ बनाया है छोटा सा ये वाला, ये क्या है, आपके जो वहां के चरावे थे और जो भैंसे और गायें जो भी चरती थी वहां पे, उसके फुटप्रिंट्स हैं ये। तो ये फुटप्रिंट दिखाए करके, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है वो भी कि उस समय ये एरिया काफी उपजाऊ था, लेकिन अब वो टाइडल फ्लैट्स में बैठा हुआ है। तो अभी जो सॉइल भी बन रही है वो भी आपकी
टाइडल मडी टाइप की एक सॉइल बन रही है वहाँ पे। और वहाँ पे ये था कि पहले वहाँ पे जानवर चरा करते थे, इतना अच्छा उसका कंडीशन थी। तो ये फुटप्रिंट से भी उन्होंने एविडेंस देखा है करके। तो ये चीज़ें भी इसमें देखी गई। तो टाइडल फ्लैट्स जो यहाँ तो जो सॉइल एरिया था, मतलब यहाँ पे अच्छे लैंड था करके, जो दूसरा एरिया जो बताया उन्होंने टाइडल फ्लैट्स वाला, कि उसमें क्या हो रहा है करके। तो टाइडल फ्लैट्स में उन्होंने बताया कि जब ये सबसाइड हुआ, उसके बाद जो सैंड डिपॉजिट तो हुई, लेकिन वहाँ पे जो है वो बायोटर्बेशन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि टाइडल फ्लैट्स एरिया में क्रैब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और क्रैब एक्टिविटीज आपकी क्लियरली दिखाती है बरोइंग से। तो पुराना भी टाइडल फ्लैट्स जो था उसमें बरो हो रही थी, क्योंकि टाइडल फ्लैट्स में बरोइंग होगी। और उसके बाद जो है टाइडल फ्लैट अटॉप बरो बरोड 1960 सॉइल। ओके, तो अब तो यह है कि लो टाइड में भी ये एरिया पूरा इनंडेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हुआ है, कि भाई एक सरफेस था, फिर वो सबसाइड किया और उसके ऊपर सैंड आके बैठा। क्योंकि जब ये होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कोसाइस्मिक सबसिडेंस, यानी अर्थक्वेक के साथ साथ हुआ है ये। तो वो सबसाइड हुआ, उसके ऊपर सैंड आके बैठा, क्योंकि सेकेंडरी प्रोसेस है आपका। सुनामी तो कुछ समय के बाद आएगी, सुनामी समय मतलब कुछ अंतराल रहेगा कुछ मिनटों का, और फिर उसके ऊपर सॉइल बननी शुरू हुई। तो एनवायरमेंटल चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो जब इसकी स्ट्रेटिग्राफी देखी गई, कोस्टल स्ट्रेटिग्राफी, तो उसमें कुछ इस तरह के हमको लेयर्स मिले। और ये लेयर जो है, ये सेडिमेंट सक्सेशन जो है, वो दिखाता है आपका सॉइल सैंड, या तो क्ले मटेरियल या तो सैंडी मटेरियल, फाइन सिल्टी मटेरियल, इस तरह का दिखा रहा करके। तो हमने इसमें देखा कि करीब करीब जो है वो एक, दो, तीन और चार, चार सॉइल यूनिट्स हैं यहाँ पे। और ये चार सॉइल यूनिट में जो चौथी है वो आपकी जो है वो 1960 वाली है। ये 1960 का है आपका सॉइल, और उसके ऊपर ये सुनामी सैंड बैठा हुआ है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस हमको मिला है करके वहां पे। हालांकि ये जो एजेस दे रखी हैं ये एडी में है, तो ये बाद में इसको रिवाइज भी किया गया क्योंकि ज़्यादा डेटा अच्छा आया हमारे पास, तो उससे किया गया। लेकिन एम क्या था हमारा ये काम करने का, वो ये था कि क्या लैंड लेवल चेंज हुआ है वहां पे ड्यू टू ग्रेट पैलियो अर्थक्वेक्स, और जो मैं कह रहा था मेगा सबडक्शन सोन अर्थक्वेक इन द रीजन। तो हमारा आइडिया था कि क्या हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि नहीं कैसे, और क्या डिफॉर्मेशन पैटर्न रहा उस समय का, उसमें सुनामी आई भी थी कि नहीं आई थी उससे पहले की। और फिर हमको ये भी देखना था कि आई हैं तो कितनी सुनामीज हैं वहाँ पे। तो सुनामी डिपॉजिट्स हम लोग कहते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो पहले तो पुराने सुनामीज कितनी थी, और पुरानी सुनामीज अगर पता लगेगी तो हम डेफिनेटली उसको बड़ी सुनामी है, और तो वो इक्विवेलेंट टू 1960 हो गया करके। तो 1960 का जो 9.5 का अर्थक्वेक था, सिर्फ वही अर्थक्वेक नहीं था और वही सुनामी नहीं थी, उससे पहले भी आई होगी। तो वो एक जिज्ञासा थी जानने की कि क्या पता चले हमको उसको करके। तो स्ट्रेटिग्राफी में ये प्रिजर्व रहता है हमेशा करके। तो इससे ये भी पता लगता है कि इसका रिकरेंस क्या है करके। ठीक है, रिकरेंस कितना अंतराल है दो सुनामी के बीच का, और क्या क्या सारी की सारी सुनामी उतनी ही बड़ी थी या कुछ छोटी भी थी। तो उसके बेसिस पे हम लोग मैग्नीट्यूड की भी बात कर सकते हैं करके। तो ये सारी चीजें दिमाग में लेते हुए इस पे काम किया था करके। ये हमारा जो है आपका सुमात्रा अंडमान वाला है, 1900 नॉट 1900 2004 वाला है जो भूकंप आया था करके। तो ये जो है 9.1 इसको कहते हैं, और किसी किसी लेख में जो है वो 9.3 को भी कहा गया है करके। अगर इसको 9.1 कहते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है ये करके, अभी तक का जो रिकॉर्ड किया गया
1960 का फर्स्ट यानी लार्जेस्ट अर्थक्वेक है। उसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट आपका जो है वो निगाटा, नॉट निगाटा, अलास्का का अर्थक्वेक है 1964 का। और उसके बाद ये वाला 2004 का है सुमात्रा अंडमान करके। तो कुछ रिसर्च पेपर्स जो हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो कहती है 9.3 था इसका मैग्नीट्यूड, और कुछ कहते हैं 9.1 था। तो चलो हम लोग ये भी मिनिमम जो है वो भी लेके चलते हैं, तो 9.1 जो मैग्नीट्यूड है वो भी, तो भी काफी बड़ा अर्थक्वेक था ये करके। अब जब आप इसको देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वो जाके जापानीज लोग भी, कुछ अंडमान में जापानीज लोगों ने भी कब्जा किया था, यूरोप से भी कुछ लोगों का कब्जा था, उसके बाद आपका जापानीज लोगों का भी कब्जा था करके। तो जापानीज लोगों ने भी यहाँ पे कब्जा किया था, ब्रिटिशर्स का भी है। तो उन्होंने जो भी रिकॉर्ड किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो 1941 का है, आजादी के पहले का है करके। तब एक बड़ा भूकंप था, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 9 के आसपास भी नहीं था उसका, लेकिन तो भी ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा देखा गया है, तो यहाँ पे देखा कि आपके पास जो है वो 1941 का है, 1881 का है, 1847 का है। फिर आपके पास जब सुमात्रा की तरफ चले जाते हैं करके, तो इंडोनेशिया की साइड जाते हैं, तो आपके पास 1861 का है, फिर 1833 है, 1833, और एक और भी है जो कि कराकटाऊ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसकी वजह से भी वहां पे सुनामी का है एविडेंस करके। और फिर 2005 में भी एक बड़ा भूकंप आया है यहाँ पे, जिसको सोचा गया था कि 2004 का आ गया तो नहीं आएगा करके। और उसमें ये दिखाया गया है, जो ये पूरा एरिया जो दिखाया है येलो कलर से जो मार्क किया, पीले कलर से जो मार्क किया, वो पूरा एरिया को हम लोग कहते हैं रप्चर जोन। और ये जो था वो करीब करीब आपका 1300 किलोमीटर्स का था। तो नुकसान इसकी वजह से काफी हुआ। आगे देखते हैं, अभी हमारे पास इसमें और क्या बात करने के लिए है। तो ये एक कंपैरिजन किया गया कि जैसे 1300 किलोमीटर का ये था आपका रप्चर, और 9.1 मैग्नीट्यूड था। तो इस मतलब 50 60 70 वर्षों में अगर देखा जाए, तो बड़े भूकंप आए हैं, जो कि आपका एक चिली का था 1960 वाला है करके। चिली में और भी अर्थक्वेक्स जैसे थे करके, वो भी लिए, उसका उसका भी रप्चर देखे गए थे। तो ये भी देखा गया है कि जो 1575 का अर्थक्वेक था, वो और ये काफी सिमिलर थे, इसके रप्चर एरियाज प्रॉब्ली सिमिलर हैं। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब आपका हार्डली 500 वर्ष का ही अंतराल है इसमें करके। तो फिर ये देखा गया दूसरे छोटे भी भूकंप है उसके बीच में, 1737 का है, फिर 1835 7 का है करके, लेकिन उसके रप्चर एरियाज थे वो कम थे करके एज कम्पेयर टू ये दोनों के। ये दोनों ऑलमोस्ट लाइक 1000 किलोमीटर को कवर कर रहे थे। फिर आते हैं हम लोग सुमात्रा पे। जो सुमात्रा पे था, वो जैसे हमने कहा कि वहां पे सुमात्रा अंडमान को कंबाइन करके देखा जाता है कि सुमात्रा अंडमान सबडक्शन जोन, ये भी सबडक्शन जोन है, ये भी सबडक्शन जोन है। तो सुमात्रा अंडमान सबडक्शन जोन में आपके पास पुराने अर्थक्वेक भी हैं जो कि छोटे हैं काफी, इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रप्चर एरिया। बहुत ही कम रप्चर एरिया इसने किया है। लेकिन 2004 वाला था वो काफी एरिया बड़ा था, और वो इवन आपका बड़ा था इससे, जो आपका 9.5 का था अर्थक्वेक। और इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं ट्रिगर्ड अर्थक्वेक्स के वजह से, ट्रिगर्ड स्ट्रेस जो हुआ उसकी वजह से ये रप्चर ज्यादा लंबा हो गया। तो ये करीब करीब आपका 1300 किलोमीटर का था एरिया। तो 9.1 मैग्नीट्यूड और ये 9.5 है, इसका हजार ही था, इसका ज्यादा है। अब आते हैं 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का, जो है 2011 का अर्थक्वेक है।
अब ये 2011 का जो अर्थक्वेक था तोहोकू का जापान में आ रहा है। अब इसका अगर आप रप्चर देखेंगे तो इसका 500 मीटर के आसपास है, उससे भी कम था ये। करीब-करीब कह सकते हो आप 500 मीटर का होगा करके ये। 500 किलोमीटर्स का है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इसमें चांसेस थे कि लैंडस्लाइड हुई है इसकी वजह से। और अभी जो रीसेंट स्टडीज उनकी हुई है, हम लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि रीसेंट स्टडीज हुई हैं, ये जब 2011 का भूकंप आया उससे पहले जापानीज जो जियोलॉजिस्ट थे वो और जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, वो लोग काम कर रहे थे कि एक भूकंप है वहाँ पे, जोगान नाम है उसका, जोगान का सुनामी है करके, ठीक है। तो ये जोगान सुनामी जो है और अर्थक्वेक जो है, ये माना जाता है कि काफी तगड़ा था और इसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। ये 869 में हुआ था। तो इसमें ये लोग खोज कर रहे थे, इसको कह रहे थे कि ये बड़ा भूकंप है कि छोटा है करके। तो फिर देखने को मिला है अभी, मतलब ये 2011 से पहले ही उन्होंने ये रिपोर्ट जमा की था कि ये इतना छोटा भूकंप नहीं था, ये बड़ा भूकंप था करके, और कुड बी सिमिलर टू दिस एक्चुअली। तो ये इनका अभी रीएस्टिमेशन कर दिया गया था उस समय, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी हो गई इनसे। सो 2011 का और आपका 870 का ले लो करके, तो वो वाला अर्थक्वेक जो है वो दोनों के बीच में काफी भूकंप आए जो 1800 और 1900 के सन के बीच के थे करके, तो काफी भूकंप थे वहां पे। तो ये कंपैरिजन है आइडिया लेने के लिए कि क्या सिनेरियो हो सकता है बड़े भूकंप का और छोटे भूकंपों का, और दोनों इनका कैरेक्टराइजेशन कैसे हो सकता है। क्या बड़े भूकंप ही आते हैं या दो बड़े भूकंप जो हैं मेगा सबडक्शंस और अर्थक्वेक के बीच में छोटे छोटे भूकंप भी हैं, छोटे यानी आपके तो भी छोटे यहाँ पे नहीं गिना जाता, वो देर इज बिन काउंटेड अबाउ 7.5 एंड 8 मैग्नीट्यूड। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल और चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब सुनामी के ऊपर, और फिर हम लोग धीरे से स्विच ऑन करेंगे आपका अंडमान पे, जो अंडमान पे काम हुआ है वो कैसे किया गया और कैसे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।